नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से यह खबर, जहां बीजेपी ने दावा किया है कि अगर उसकी सरकार बनी तो बंगाल में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। बीजेपी ने आज बंगाल के नंदीग्राम में बड़ी रैली की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। और इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं और अगर बीजेपी की सरकार बनी तो इन मामलों को रोकने के लिए लव जिहाद पर कानून लाया जाएगा। सर, अब सरकार बनाने का आप दावा कर रहे हैं। अगर सरकार भाजपा की चुनाव बाद बनती है तो लव जिहाद का कानून जैसा आपने लागू मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, तो क्या पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह से लागू होगा? मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से, कि जिस तरह से लोग मेरे पास शिकायतें ले लेके आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये कानून यहाँ भी लागू होना चाहिए। तो बीजेपी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रही है और टीएमसी उसे बराबर की टक्कर देने की कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी ये दावा कर रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है इस बार के विधानसभा चुनाव में तो वो लव जिहाद पर कानून लेकर आएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है या उनका मानना है कि इस तरह की जानकारी, इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लव जिहाद का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और ऐसे में इन दावों के बीच टीएमसी का क्या रुख रहता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और साथ ही साथ बीजेपी अपने इस दावे को और कैसे बलपूर्वक पश्चिम बंगाल की जनता के सामने लेकर आएगी, ये भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, ये दावा बीजेपी के हर नेता कार्यकर्ता की जुबान पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं और अगर बीजेपी की सरकार बनी तो इन मामलों को रोकने के लिए लव जिहाद पर कानून लाया जाएगा। हालांकि साथ ही बीजेपी ये कह रही है कि इस बार उसकी 200 के पार सीटें जरूर आने वाली है, क्योंकि जो माहौल है वो पूरी तरह से बीजेपी के हक में है। ऐसा बीजेपी दावा कर रही है कि जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, साथ ही साथ बीजेपी के रैली, उनके मार्च को रोकने की कोशिश हो रही है। इसका साफ संदेश ये है कि टीएमसी की जो नींव है वो खोखली हो रही है, ऐसा बीजेपी लगातार दावा कर रही है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी में बीजेपी है और ये कहा जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो लव जिहाद के मामले पर वो कानून लेकर आएंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में किया गया है। और इस तैयारी के तहत ही आपको साथ ही ये भी बता दें कि बीजेपी अब अपने इस चुनाव को और ज्यादा मुखर होकर लड़ेगी। लगभग 4 महीने का ही वक्त रह गया इन चुनावों में। विधानसभा चुनाव की तपिश पूरे बीते 1 साल पर अगर आप नजर डालें तो जबरदस्त नजर आ रही है। इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में बेहद अहम होने जा रहा है। अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही विक्रांत यादव भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। पहले अमित, आप बता दीजिए, ये जो लव जिहाद पर कानून बनाने का जो दाव या फैक्टर इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में आ रहा है, उस पर बीजेपी की रणनीति कितनी फिट बैठ सकती है? देखिए, हमने पहले पिछले कुछ महीनों में देखा है कि लव जिहाद के लिए जो कानून है अलग अलग राज्यों में बनाया गया है। मध्य प्रदेश में बनाया गया, उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा और भी राज्यों में इसकी संतुति दी जा रही है लव जिहाद के लिए कानून बनाने के लिए। तो अब ये जो फिनोमिना है, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, पश्चिम बंगाल चुनाव में भी इसको यहाँ पर, जबकि कोई एक कद्दावर मंत्री जिस राज्य में पहले ही कानून बनाने की ये पूरी की पूरी तैयारी चल रही, जब वो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहाँ पर चुनाव होने वाला है वहाँ पर जाकर जब वो कहता है तो हम इसको एक राजनीतिक मुद्दा जरूर हम जोड़ के हम ये देखेंगे और ये कहेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इस लव जिहाद का भी मुद्दा तमाम नेताओं द्वारा इसका मुद्दा पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में उठाया जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि ये एक मुद्दा है जिस वजह से जनता प्रभावित होगी, जिसको जोर शोर से बीजेपी ने पिछले कई सालों से लव जिहाद कानून वाला कार्ड कितना जबरदस्त तरीके से बीजेपी खेल पाती है। इस बीच नंदीग्राम में हुई बीजेपी की रैली में बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया और कहा कि बीजेपी एक बार फिर राज्य को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई लड़ रही है। मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में
हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये कोलार बांग्ला हटाने वालों को आप हटाइए, सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। तो जेपी नड्डा जाने वाले हैं बंगाल के दौरे पर और उससे पहले ममता को चुनावी बिसात पर शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने अपने सारे दांव चल दिए हैं और नरोत्तम मिश्रा ने यह कह दिया है कि वो अगर उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो फिर वो लव जिहाद पर कानून लाएंगे। कोलकाता से विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, पश्चिम बंगाल की बिसात पर लव जिहाद वाला कार्ड कितना कारगर होगा बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश भी कर रही है और इसी कारण ये बेहद ही सोच समझ कर ये बयान दिया। आपको याद होगा, बीजेपी लगातार ममता सरकार को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरती है और ये लगातार इस तरीके की बातें भी कहती थी। ममता सरकार की तरफ से कहा जाता था कि बीजेपी धार्मिक तुष्टीकरण कर रही है, जिसके जवाब में बीजेपी ये कह रही थी कि हम लोग एक विकासवाद की बात कर रहे हैं, जबकि अभी तक केवल और केवल एक धर्म विशेष के लोगों को ज्यादा सहूलियत दी जाती थी। इसी मुद्दे पर घेरते थे और लगातार, चाहे वो सड़कों पर पूजा करने की बात हो, नमाज पढ़ने की बात हो, इन सभी और हिंदू जो त्योहार होते थे उसकी अनुमति ना मिलने की बात हो। आपने देखा होगा कि बीते 6-7 महीने में कई बार ये मुद्दा उठा था और अब चूंकि बिहार का चुनाव पूरी तरीके से गर्मा गया है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कल दौरा, उससे ठीक पहले इस तरीके का बयान आना, और ये भी ध्यान देना चाहिए कि बयान आया था नरोत्तम मिश्रा की तरफ से, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी है। और मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में एक कानून बनाया लव जिहाद को लेकर के, जिसमें उन्होंने काफी संगीन धाराएं रखी गई है और उसमें अपराध जो अगर इस तरीके का पाया जाता है कि किसी का धर्मांतरण करवाया गया है शादी के लिए, तो उसके लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरीके के मुद्दों को यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और बिल्कुल उसी दिशा में दिया हुआ बयान है। और बीजेपी के नेता ये दर्शाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति में जो लगी हुई थी, उनकी सरकार आने के बाद उसे पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। कि इस लव जिहाद कानून वाले मसले पर टीएमसी क्या कहती है? इधर बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने शाहरुख खान को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर सीधे ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने शाहरुख खान को सिर्फ खान सरनेम और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि अगर भाजपा वाले आउटसाइडर्स हैं तो फिर शाहरुख खान कौन है, और शाहरुख खान की ही दरकार ममता बनर्जी को क्यों है? वो इसलिए कि उनका सरनेम खान है। तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल जानता है कि ममता बनर्जी जो है वो अपीजमेंट की राजनीति करती है, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए राजनीति करती है। उन्हें और कोई, अगर बॉलीवुड से ही कोई चाहिए था तो शाहरुख खान के बराबर तो बहुत सारे सितारे हैं, उन्हें रणबीर कपूर नहीं दिखे, उन्हें और कोई स्टार नहीं दिखे, सिर्फ खान ही क्यों दिखे? ये बहुत क्लियर है अपने आप में। और आज भी उन्होंने कहा है कि फिल्म फेस्टिवल के लिए शाहरुख खान को बुलाएंगी। क्यों? यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या एक्टर्स की कमी है? आज इतने बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर, अशोमित्र चैटर्जी थे, देव है, ये है, इतने सुपरस्टार्स हैं यहाँ पश्चिम बंगाल में, एक्टरों की तो कमी नहीं। फिर बाहर से सिर्फ खान ही क्यों चाहिए ममता बनर्जी को? ये बताता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, किसी एक वर्ग को खुश कर रखने के लिए वो अपनी राजनीति करती हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में खान सरनेम वाले सियासत को लाना कितना जबरदस्त असर करेगा इन चुनावों में? देखिए, बिल्कुल ये मुद्दा निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा है और बीजेपी ने पिछले काफी समय से 1-1.5 साल से लगातार तृणमूल सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो अपीजमेंट करती है और एक धर्म विशेष को ज्यादा खुश करने के लिए बाकी धर्मों के त्योहार और बाकी चीजों की तरफ उतना ध्यान नहीं देती। इस मुद्दे को बीजेपी ने पिछले काफी समय से एक बड़ा मुद्दा राज्य में बनाया और अब चूंकि शाहरुख खान का मामला जो आज सामने आया, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया, तो उस पर एक साथ अपीजमेंट के साथ साथ एक और चीज जो बीजेपी बड़े पैमाने पर करने वाली है और इस चुनाव में करेगी भी, कि जो बंगाल में क्योंकि अपना स्थानीय कल्चर, स्थानीय संस्कृति के और सिनेमा को लेकर के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील बिहार बंगाल की जनता है और बंगाल की जनता की उसी संवेदनशीलता को चुनाव में जरूर उठाया जाएगा कि बंगाल के अपने आर्टिस्ट को छोड़ करके ममता बनर्जी एक खास कलाकार, फिल्मी कलाकार, हालांकि शाहरुख खान के साथ ममता बनर्जी के जो संबंध है वो आज के नहीं है, बेहद पुराने संबंध है और दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता भी है और कई मौकों पर एक मंच पर भी आए हैं। लेकिन बीजेपी इसे भी मुद्दा बना रही है। ना सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी चुनावी रैली में कहा, बयान में कहा कि इस तरीके की बातें इसीलिए सामने आ रही हैं क्योंकि शाहरुख खान का जो सरनेम है वो खान है।
तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले मुद्दे, आने वाला चुनाव, क्योंकि अब अगला 3-4 महीने में चुनाव होना है बंगाल में, तो चुनाव की जो गर्मी बढ़ी है बंगाल में, उसमें ये सब मुद्दे बीजेपी बहुत ही जोर शोर से उठाएगी। खान वाली सियासत कितनी जरूरी है इस बार पश्चिम बंगाल में, ये भी आपसे मैं समझूंगी, लेकिन इस बीच समारोह में शामिल होते हुए शाहरुख ने भी ममता बनर्जी और बंगाल के लोगों के लिए आभार जताया और बंगाल के लोगों को अपना परिवार बताया। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं वहां पर होता, but all I can say from here is that I love you all. I miss Bengal. Mamta भी, I miss hugging you. And inshallah when I come back next time there, तो बहुत ही जल्द होगा, 2-4 एक्स्ट्रा हग्स ले लूंगा आपसे। शाहरुख खान ने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले सभी कलाकारों को शुभकामनाएं भी दी और ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया है। So sorry कि मैं वहाँ पे पर्सनली नहीं हूँ, but all my wishes to GIFT 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और इस मौके पर मुझे यही बुरा लग रहा है कि 2011 से मैं हर बार वहाँ पर आता था। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं फैमिली हूँ, और इस बार दीदी ने मैंने एक बार कहा कि शायद मैं ना आ सकूं बिकॉज ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत लोग होते हैं, और जैसा पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से। सो दीदी वाज नाइस, फर्स्ट टाइम शी लिसन टू मी, अदरवाइज वो मुझे कोई बात नहीं मानती थी। सो थैंक यू दीदी। विक्रांत, हमारे देश के वो कलाकार जिन्हें देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जाना जाता है, उनकी एक अपनी अलग पहचान है, उनके सरनेम के इतर, लेकिन क्या उनके सरनेम को लेकर सियासत जो की जा रही है उसको समझ पा रही है पश्चिम बंगाल की जनता? देखिए, मुद्दा क्योंकि अभी ये सामने आया, इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी पश्चिम बंगाल की जनता, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पहले भी इस तरीके के विवाद उठे हैं, लेकिन बीजेपी इसे एक व्यक्ति विशेष से न जोड़ करके वो ममता सरकार की नीतियों पर इसके सहारे निशाना साधने की कोशिश कर रही है कि खास तौर से खान सरनेम के कारण उन्हें फायदा पहुंचाए, उनको इस तरीके का सम्मान दिया जा रहा है। दूसरा, लव जिहाद की बात उठाई गई है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बीजेपी ने बनाया हुआ है कि जो धार्मिक अपीजमेंट की जाती है, जो तुष्टिकरण किया जाता है सरकार की नीतियों में, सरकार के कामकाज में, उसको बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। उसके कारण वो ममता सरकार को कई मोर्चों पर घेरने की भी कोशिश करती है। तो इसी कारण इन सब मुद्दों को घेरा जा रहा है। हालांकि बंगाल में किस तरीके से जनता इन्हें इस पर रिएक्ट करती है और क्या ये इस तरीके के जो खान सरनेम पर अगर कोई बात उठती है तो क्या जनता उस पर साथ रहती है, ये सब अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी ये मुद्दा आया। और हालांकि शाहरुख खान के साथ ममता बनर्जी के संबंध कोई आज के संबंध नहीं है, काफी पुराने संबंध हैं, काफी दोस्ताने संबंध हैं, और उसी का हवाला देते हुए इस बातचीत में भी हमने देखा कि किस तरीके और से इतना ही नहीं विक्रांत, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी है शाहरुख खान, जो कि सीधे सीधे कोलकाता की आईपीएल टीम है, और इसको लेकर भी वो लगातार चर्चा में रहे हैं और कोलकाता के लोगों से उनका एक कनेक्ट है, लेकिन उनको भी इस सियासत से जोड़कर देखा जा सकता है इन चुनावों में, ये बहुत अहम सवाल है। और आइए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपका दोबारा विक्रांत रुख करूंगी, साथ ही अमित आपका भी रुख करते रहेंगे। इधर बात करते हैं उस दहशत की जो देश में धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। बात बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे की, कौओं और बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब इस वायरस का खतरा खाने की प्लेट तक पहुंचने का डर है। बर्ड फ्लू का खतरा चिकन तक पहुंचने का डर सताने लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नीमच और इंदौर में चिकन में बर्ड फ्लू वायरस मिलने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इन दोनों ही शहरों में बर्ड फ्लू का फैलाव काफी कम है, लेकिन देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, केरल, गुजरात के कई शहरों में कौओं और दूसरे पक्षियों की संदिग्ध हालात में मौत की खबर है। कर्नाटक में भी कुछ कौओं की मौत के बाद वहां प्रशासन सख्ते में है। राजस्थान में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में परिंदों की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ते ही इसका सीधा असर चिकन और अंडा कारोबार पर पड़ा है। डर के मारे लोग चिकन और अंडों से दूरी बनाए हुए हैं, जिसकी मार कारोबारियों पर पड़ रही है। और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, वहां बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। जानकारी मिल रही है कि वहां अब तक 4 लाख, ये बहुत बड़ा नंबर है, 4 लाख मुर्गियों की मौत हुई है और पंचकुला में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। और इसके बाद प्रशासन सख्ती बरतते हुए इन इलाकों में सभी मुर्गियों को मारने की तैयारी में लगा है। पिछले कुछ दिनों से मुर्गियों के मरने की खबर हमारे पास आ रही थी और पूरे महीने में 4 लाख से ज़्यादा मुर्गियों की यहाँ डेथ हुई। एक भेजा हमने सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म
विलेज खेड़ी, ब्लॉक रायपुर, रानी पंचकुला। इसमें हमने 5 सैंपल भेजे, 5 मुर्गी भेजी। ये जो है पॉजिटिव मिले H5N8 का। सबसे घातक होता है H5N1। 1 किलोमीटर जो 2 पोल्ट्री फार्म जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी मुर्गियां होंगी उन सबको विभाग के अधिकारी अपनी देखरेख में पकड़ के उनको ख़त्म किया जाएगा। और हमारे अधिकारी भी पूरे मास्क, पीपी किट और जितनी भी प्रिकॉशन लेके टीम हमने बढ़ा दी है। और उसके लिए हमने नोटिफिकेशन करना होता है, नोटिफिकेशन कर दिया है। सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि इसी पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स ये पालतू मुर्गे हैं, इनको सबको कलिंग किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के इंदौर, नीमच में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने इलाके की सभी मुर्गी और मुर्गे और अंडों की दुकानों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया है। साथ ही लोगों से ये भी कहा है कि आप चिकन और अंडों से थोड़े समय के लिए दूरी बना के रखें। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए 14 जनवरी तक दूसरे राज्यों से मुर्गे और मुर्गियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, फिलहाल बताइए कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आपके पास कौन से ऐसे तथ्य हैं जो अभी व्यूवर्स को जानना जरूरी है? जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस, ये प्रीति जो भोपाल में लेबोरेटरी है, यहाँ से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, साथ ही मध्य प्रदेश के जो पशुपालन विभाग के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर R.K. रोकड़े, जिन्होंने भी सीधे तौर पर ये बात मानी और कहा इस बात को कि हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव सैंपल मिले हैं इंदौर में और नीमच में, ये हरियाणा से पोल्ट्री आई हो, हरियाणा से चिकन आए हो, और हरियाणा से लगातार पंचकुला से जो खबरें आ रही हैं वहाँ कलिंग भी की जा रही है। तो एक बड़ा मसला है कि जो पोल्ट्री जो फार्म है उनमें अगर कहीं पर पॉजिटिविटी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रहे हैं केस, तो वो सिर्फ हरियाणा के रास्ते ही मध्य प्रदेश में आया, ऐसा इस बात की पुष्टि मध्य प्रदेश में हुई है। दूसरा अहम बात है कि जो 1 किलोमीटर का दायरा है इंदौर में और नीमच में, इसमें पूरी तरह से इन्होंने जो दुकानें हैं, पोल्ट्री की दुकानें हैं, चिकन की दुकानें हैं, इनको पूरी तरह से बंद कर दिया है और वहाँ से लगातार नमूने ले रहे हैं और 10 किलोमीटर के रेडियस में भी लगातार नमूने लिए जा रहे हैं। और सरकार कह रही है कि अभी हमने साउथ से यानी दक्षिण भारत से तो पहले ही कहा था कि 10 दिन के लिए हमने जो चिकन के आने का काम रोका था, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये फैसला हो सकता है कि जो राजस्थान के रास्ते हरियाणा से भी जो आते हैं, जो चिकन आते हैं, जो पोल्ट्री आती है, क्योंकि बड़े सेंटर वही हैं, हरियाणा से बड़ी तादाद में आते हैं, साथ ही साथ अजमेर से बड़ी तादाद में आते हैं, तो सरकार उस पर भी विचार कर सकती है। और सरकार तो यानी कि अभी तक दक्षिण भारत पर रोक थी, अब बाकी राज्यों से भी जहां पर मध्य प्रदेश में सप्लाई होती है वहां पर भी विचार किया जा रहा है कि अभी फिलहाल रोका जाए। बर्ड फ्लू की दहशत देश की राजधानी दिल्ली को भी डरा रही है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की चिंता बढ़ने लगी है। इस वीडियो में कुछ मरे हुए कौवे और कुछ बीमार पड़े कौवे दिखाई दिए, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम इस पार्क में पहुंची। हैरानी की बात यह है कि इस पार्क में काम करने वाले लोगों ने दावा किया है कि अब तक इस पार्क में करीब 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। लोगों ने दावा किया है कि वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टरों की एक टीम भी इस पार्क में पहुंची थी और इन कौवों के सैंपल लिए गए हैं। ये वो पूरा पार्क है जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो कौवे हैं उनकी यहां पर मौत हो रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इनकी मौत की वजह क्या है, लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक है देश में, उसके बाद राजधानी दिल्ली में अगर कौवों की संदिग्ध हालत में मौत हो रही है, और देखिए एक कौवा आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल मरणावस्थ हालत में आ गया है। बिल्कुल इसके स्थिति देख के लग रहा है कि इसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है, क्योंकि ये लोग रखरखाव करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और हमारे साथ शख्स है, आप भी यहाँ पर रखरखाव करते हैं पार्क का? हाँ जी हाँ, चौधरी। ये कौवे की हालत भी देख के लग रहा है कि बिल्कुल ये अब मरने वाला है, 3-4 घंटा में इसी तरह से मर जाएगा ये जी। 3-4 घंटा में मर जाएगा ऐसे ही। इसी तरीके से आएगा, ऊपर से आया न्यू चक्कर सा खावे और गिर जाते हैं वो। तो देखिए बिल्कुल ये वो पूरा पार्क है, काफी बड़ा पार्क है मयूर विहार फेज 3 का। और यहाँ पर जिस तरह से संदिग्ध हालत में अगर कौवों की मौत हो रही है, तो इस पर प्रशासन क्या अपना आगे एक्शन लेगा, किस तरह से इनकी तफ्तीश होगी इस पूरे मामले की। और यहाँ पर ये देखिए एक और कौवा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये भी मरी हालत में यहाँ पर है। और बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से लगातार कौवों की मौत हो रही है, ये बिल्कुल चिंता का विषय, क्योंकि राजधानी दिल्ली में
बर्ड फ्लू की दस्तक अब तक नहीं थी, लेकिन जिस तरह से कौओं की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना होगा कि इस पे जो डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुंचेगी वो इन कौओं को अपने साथ परीक्षण के लिए जब ले जाएगी तो किस तरह की जांच आगे होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कितने कौवे आपने यहाँ से हटाए मरे हुए? 150-200 कौवे के अंदर मैंने एक हफ्ते के अंदर दबा दिए हमने। और आजकल में मैंने आज तो मैंने कम से कम 20 से 25 कौवे दबाए सुबह आके। उसके बाद में शाम को कल मैंने जाते जाते कम से कम 5 बजे कम से कम 40 कौवे दबाए। बर्ड फ्लू का असर अब दिल्ली के बाजारों में भी दिखने लगा है। दिल्ली के कई होटल और रेस्टोरेंट में नॉनवेज खाने की सेल में गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना की मार से पहले ही परेशान होटल मालिक अब बर्ड फ्लू की वजह से मुश्किल में है। अभी 40% ग्राहक है वो यहाँ से चले जा चुके हैं और चिकन खाते नहीं हैं, बिल्कुल ही चिकन पे जोर नहीं दे रहे हैं वो। और जो खाते भी हैं वो कहते हैं रोस्टेड करके आप दो, ताकि उसके अंदर जो भी कीटाणु जो भी बीमारी होगी वो बीमारी उसके अंदर खत्म हो जाएगी। ये लोगों का मानना है। 40% तक कमी आई है चिकन 40% तक कमी आई है चिकन का। और मोस्टली लोग ग्रेवी खाना छोड़ दिए हैं। आज जितने भी लोग खा रहे हैं वो रोस्टेड खा रहे हैं, क्योंकि रोस्टेड में जो भी बर्ड फ्लू या जो भी उसके अंदर बीमारियां हैं वो सब। अच्छा चलिए, आपका नाम और आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरा दुकान यही है। हाँ। और मेरा नाम मिस्टर जावेद है और मैं इस दुकान को। आप बताइए आपका नाम? राजू। तो आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें जो नई दिल्ली स्टेशन के सामने है, फ्लोटिंग लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होते हैं जो स्टेशन पर आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए या फिर स्टेशन से निकलते हैं तो वो यहाँ पर खाना खाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से दुकानदार बता रहे हैं कि 40% तक जो है वो ग्राहक कम हो गए हैं, उसमें भी जो लोग आ रहे हैं वो चिकन खाना अवॉइड करते हैं आमतौर पर, और अगर खाते हैं तो गर्म कर पका कर अच्छे से, ताकि कोई समस्या नहीं हो। भवानी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। भवानी, मुझे इस बात का जरा जवाब दीजिए कि अभी हम अलग अलग रिपोर्ट्स देख रहे हैं जिसमें अंडे और चिकन के व्यापार पर बहुत बड़ा असर है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए रोजाना कमाई का जरिया है ये अंडे और चिकन का व्यापार, उनके लिए क्या इस वक्त की स्थिति है? देखिए, इस वक्त मैं जयपुर में कंट्रोल रूम में हूँ। स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम बना रखा है जो डेली का, जहाँ अगर कितनी डेथ हो रही है वो डेथ को मॉनिटर कर रहा है, डिटेल्स आ रही है, उसके बाद में सैंपल के लिए भिजवाना। हमारे साथ में राधा कृष्ण जी हैं खत्री, कंट्रोल रूम के प्रभारी है। सर, पहले तो ये बताइए कि अभी तक का फिगर क्या है, कितनों की डेथ हुई है? अपने जो कल तक लगभग 1800 के करीब हुए हैं टोटल मॉर्टेलिटी। उसमें से मुर्गियों कितनी हुई है? मुर्गियाँ 33 के करीबन है। 33 के करीब। सैंपल भिजवाए हैं आपने? हाँ जी, सैंपल भिजवाए हैं। अच्छा, जो अब लोगों के अंदर डर है, जो भोपाल के अंदर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से इंदौर के अंदर, नीमच के अंदर मुर्गियों की मौतें हुई और वायरस कंफर्म हुआ है एवियन इन्फ्लुएंजा का, वो खतरा कितना बड़ा है और राजस्थान में आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? टेक्निकली लेनिन बताएंगे। सर, वैसे तो ये जो स्ट्रेन है मुर्गियों में कम पाया जाता है, बट इस अभी तक क्योंकि हमारे पास में कहीं से बल्क में मुर्गियों के मरने की सूचना, एक दो मुर्गियां अगर मरती हैं तो ऐसा नहीं है कि बर्ड फ्लू की वजह से मर रही हैं, और भी कई सारी डिजीज़ होती हैं और सर्दियों में कई और डिजीज़ में मुर्गी डेथ होती है। लेकिन बर्ड फ्लू का मेन सिम्टम होता है कि एक साथ बल्क में डेथ्स होती हैं, बट इस तरह की सूचना अभी तक हमारे पास नहीं है। पोल्ट्री से कहीं रिपोर्ट हुई है? हाँ जी। किसी पोल्ट्री फार्म से? नहीं जी, पोल्ट्री फार्म से नहीं हुई। जो मुर्गियाँ आप बता रहे हैं कि कितनी 33 मुर्गियों की मौत हुई, वो कहाँ हुई है? कोटा से। कोटा में। और उनके सैंपल आपने भिजवा दिए? उनके सैंपल भिजवा दिए। रिपोर्ट आई? अभी नहीं? रिपोर्ट अभी नहीं आई सर। तो अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ कौवों के अंदर ही कंफर्म हुआ? से भी हमने सैंपल भेजे हैं पहले, वो सर्विलेंस के लिए। डेथ से पहले भी हम लोगों ने सैंपल भेज चुके हैं मुर्गियों के जांच के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में जब कंफर्म हुआ तो जाहिर तौर पर राजस्थान बहुत बड़ा हब है, अजमेर है बहुत बड़ा पोल्ट्री का हब है, तो ये डर तो बना हुआ है और मार्केट पर इसका असर साफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल सर, मार्केट पर असर अभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ये है कि मतलब पोल्ट्री एक्टिविटीज़ से तो ये वायरस जा सकता है, लेकिन एग और पोल्ट्री अगर अपन ढंग से कुक करके खाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी है, तो उससे बर्ड फ्लू आदमी होने का खतरा जी नहीं है। प्रीति, एक अंतिम सवाल ले रहा हूँ, ढंग से का मतलब क्या हुआ कि हम कैसे खाएं उसको? बॉयल करें, मतलब एटलीस्ट 70 डिग्री पे बॉयल करके अंडा और मीट अच्छी तरह, मतलब हाफ कुक ना हो, फुल कुकड अगर मीट और एग अपन फुल कुक हो तो तब नहीं होगा? तो उसके चांसेस मतलब बहुत कम है, ना के बराबर। तो देखिए कि प्रीति तो प्रीति, इनका कहना है कि अगर
के खाया जाए, यानी कि 70 डिग्री से ऊपर, तो चांसेस कम है। राजस्थान के इस तरह अंदर की अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आप दे स्थिति रहे है हैं बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो इस बार इस बात को लेकर बहुत चिंता में है कि बर्ड फ्लू पर क्या करें क्या ना करें, अंडे खाएं, चिकन खाएं, नहीं खाएं। इधर बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ते ही इसका सीधा असर मुर्गे और मुर्गियों के कारोबार पर पड़ रहा है, उन लोगों पर पड़ रहा है जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में व्यापारी परेशान हैं। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में अंडों की कीमतों में भारी गिरावट हुई है, जबकि चिकन की कीमतें भी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई हैं। अभी तो नुकसान क्या मिलाया जाए, नुकसान तो नुकसान है उसकी वजह से। अभी अंडा चालू हो बिके तब पता चलेगा क्या बिक रहा है क्या नहीं। गोली खत्म हो गई अंडे की, अंडे वंडे कहाँ बिक रहे हैं साहब। बस दुकानदारी का हालात सब ऐसे ही चल रहे हैं, परेशान है दुकानदार लोग। पहले कितने अंडे बिक जाते थे, अब कितने? पहले तो साहब 4, 5, 7 क्रेटर रोज बिक जाती थी, लेकिन अब ये जब से महंगा हुआ है और अब एकदम 10 रुपए गिर गए तब बिल्कुल ही खत्म हो गई दुकानदारी लोग। तो इधर गुजरात के वलसाड़ में 4 कौओं की संदिग्ध हालात में मौत और कुछ कौओं के बेहोशी की हालत में मिलने से हड़कंप मचा है, जबकि सुरेंद्रनगर में 8 मोर और एक तीतर का शव मिलने से हालात बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि वलसाड़ में कौओं की मौत के फूड पॉइजनिंग को भी कारण माना जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सैंपल जुटाकर जांच के लिए उन्हें भोपाल लैब भेजा है, जबकि सुरेंद्रनगर में मिले मोरों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, मुझे ये बताइए कि ये जिस तरह की स्थिति बन रही है, आने वाले दिनों में इस बर्ड फ्लू का खतरा कितना और बढ़ेगा? क्योंकि जब शुरुआत जो हो गई, क्योंकि पहले ये कहा गया कि इस बात को लेकर बड़ी लोगों के मन में संतोष था कि H5N1 और H5N8 कहा कि सारे जितने भी वायरस मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रवासी पक्षियों को छोड़कर उन सब में H5N8 मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि जो सूत्र बताते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी के कि आखिरकार है तो बर्ड फ्लू ही ना, कि बर्ड फ्लू के सबसे अहम बात यह है कि बर्ड फ्लू अगर पक्षियों में पहुँचा और ख़ासतौर पर मुर्गे मुर्गी में अगर बर्ड फ्लू पहुँचता है तो H5 अगर पहुँचता है तो उसके बाद वो बर्ड फ्लू है, और बर्ड फ्लू अगर पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं एक हानिकारक खाने पर हो सकता है। और जिस तरह की एडवाइजरी दी जा रही है कि 70 डिग्री के ऊपर अगर आप खाते हैं, अगर आप ऑमलेट खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, तंदूरी चिकन खाते हैं, आपको अच्छे से उसको पका कर खाना है, अच्छे से उसे उबाल कर खाना है। जो हाफ फ्राइड खाते हैं उसको खाने से बचें। और ये हमारे तमाम विशेषज्ञों से जो बातचीत में हमें बातचीत पता चल रही है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, जैसा आप कह रही कि पूरे देश से अब लगातार एक के बाद एक भोपाल की लेबोरेटरी में नमूने इकट्ठे होते जा रहे हैं और बड़ी तादाद में लगातार 24 घंटे काम हो रहा है। और हर राज्य की कोशिश ये हो रही है कि कोई नया राज्य अगर जुड़ता है तो उसे जल्दी से जल्दी इस बात की सूचना मिले। और दूसरा, अगर मुर्गे मुर्गी में किसी भी सैंपल आते हैं तो उन्हें पहली प्राथमिकता के साथ लेबोरेटरी में उनकी जाँच की जा रही है। ये आसान नहीं है इतने सारे सैंपल्स को कलेक्ट करना, क्योंकि आप ही बता रहे हैं और लगातार रिपोर्ट्स हमारे पास है कि भोपाल की लैब पर बहुत ज्यादा दबाव है, अलग अलग राज्यों से सैंपल्स इकट्ठा करना और उनकी जांच करना। आगरा में भी बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर के एक पार्क में एक बाज की मौत के बाद प्रशासन ने निगरानी तेज की है और बाज के सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा है। अब तक आगरा से 21 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जिले में 15 टीम लगातार पक्षियों की निगरानी में लगी है। पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद ताजनगरी आगरा में सतर्कता बढ़ा दी गई है और पक्षियों की सतत निगरानी हो रही है। 15 टीमें गठित कर दी गई हैं और इसके अलावा लगातार मीटिंग हो रही है। चूँकि राजस्थान यहाँ से करीब पड़ता है, इसलिए भी सतर्कता बेहद ज़रूरी थी, इसीलिए टीमों का गठन किया गया। पोल्ट्री फार्म की भी निगरानी की जा रही। यमुना का किनारा है ये, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है पक्षियों की यहाँ, और पक्षियों का होना सुखद है, लेकिन इनकी निगरानी भी बर्ड फ्लू को देखते हुए ज़रूरी है। आगरा की बात करें तो अभी तक पालीवाल पार्क में एक पक्षी मृत पाया गया था जो कि बाज था। इसके अलावा लेडी लाइल में एक कबूतर मृत पाई गई थी जिसके सैंपल भोपाल भेज दिए गए हैं। अब तक 21 से ज़्यादा सैंपल भोपाल भेजे जा चुके हैं और लगातार सैंपलिंग का काम जारी है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी प्रशासन ने एहतियात बढ़ाते हुए चिड़ियों की निगरानी बढ़ा दी है। हसीनापुर बर्ड सेंचुरी में आए करीब 10,000 प्रवासी पक्षियों की हर 2 घंटे में मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि जिला प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए टास्क फोर्स भी बनाया है। इलाके में हरियाणा समेत दूसरे प्रदेशों से आ रही मुर्गियों की जांच में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगे हैं, जबकि दहशत बढ़ने के बाद अंडे और चिकन के दाम में भारी कमी दर्ज की गई है, जिससे कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई है।
भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भवानी, एक बात जो लोग समझना चाहेंगे वो ये कि इतने हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंच रहे हैं बर्ड सेंचुरी में, उन पर निगरानी रखना ये कोई आसान काम नहीं है। देखिए बिल्कुल यही सबसे मुश्किल काम है। अभी आप कह रहे हैं कि कौवों के अंदर मौत हो रही है, तो राजस्थान के सामने तो बहुत चुनौतीपूर्ण है। घाना एक बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है, इसके अलावा सांबर है, तो वो निगरानी कैसे रखी जा रही है, वहाँ पर कैसे टीमें काम कर रही है? सर राजस्थान में क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड बहुत काफ़ी आते हैं, तो उसके लिए हमने इसके लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। और जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं बड़ी, जहाँ पे करीब 1000 या और ज़्यादा बर्ड्स आते हैं, उन सब से हम बर्ड्स ड्रॉपिंग जो उनकी होती है उनको लेके इकट्ठा करके, भोपाल भी हमारी बात हो चुकी है, सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास सोमवार तक आ जाएंगे सारे सैंपल, और हम उन सबको भोपाल भेज रहे हैं सिर्फ यही देखने के लिए कि कहीं माइग्रेटरी बर्ड्स में तो ये डिजीज़ फैल नहीं रही है। अब भोपाल एक ही लैब है, क्या ये जो प्रेशर दिक्कत आ रही है? राजस्थान से इतने सारे सैंपल जा रहे हैं, दूसरे स्टेट से भी जा रहे हैं, कितने दिन में आपके पास में आपको रिपोर्ट मिल पा रही है? सर जालंधर लैब में भी हम लोग पहले सैंपल भेज रहे थे, लेकिन क्योंकि इस समय तक वो कोविड जांच कर रही थी जालंधर लैब, अब उन्होंने कोविड जांच बंद करके वापस अब उन्होंने बर्ड फ्लू की जांच चालू कर दिया, तो कुछ सैंपल हम जालंधर भेज देंगे, कुछ भोपाल भेज देंगे, तो थोड़ा जल्दी रिपोर्ट आने की संभावना है। बट जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है उसके लिए ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही लैब डेजिग्नेटेड है, वो भोपाल की लैब है। एक खतरा जो क्या बर्ड फ्लू पक्षियों में आपस में फैलता है, अगर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं या जिस इलाके में बहुत सारे पक्षी एक साथ हैं, बीट से, क्या उससे भी फैलता है? बिल्कुल सर, ड्रॉपलेट से हो सकता है। ड्रॉपलेट एक बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का, और जहाँ पे कि बहुत एकदम क्लोज कांटेक्ट में बर्ड रहते हैं वहीं ये डिजीज़ जो है ज़्यादा होती है। लेकिन क्रोज से क्योंकि इस तरह का खतरा इतना क्लोज कांटेक्ट पोल्ट्री फार्म में नहीं होता है, इसीलिए अभी तक थोड़ा सा क्या इससे अगर जो लोग इन बर्ड्स के बीच में काम कर रहे हैं वो ह्यूमन में भी खतरा है? बिल्कुल सर, ह्यूमन में है खतरा। एवियन इन्फ्लुएंजा जो एक जूनोटिक डिजीजेस है, तो इसीलिए हम लोग सारा प्रिकॉशन, मेडिकल हेल्थ की तरफ से भी सारे प्रिकॉशन है, वो लोग भी जो हैंडलर्स हैं उनके भी स्क्रीनिंग चल रही है और सर्वे चल रहा है, उनके भी सैंपलिंग अगर जरूरत पड़ी तो लिए जाएंगे। और इसका जो टेस्ट हो रहा है RT-PCR टेस्ट जैसे कोरोना का हो रहा था, सेम वही टेस्ट है इसका? जी बिल्कुल वही सेम टेस्ट। तो अभी तक कितनी रिपोर्ट्स कितने की आ गई वहाँ से? रिपोर्ट सर अभी तक आ गई है, सैंपल वाइज हम नहीं गिनते, 11 डिस्ट्रिक्ट अभी तक हमारे पॉजिटिव आ चुके हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट। देखिए प्रीति, ये बड़ा आंकड़ा है, राजस्थान के अंदर 11